हाय बच्चों, आई गॉट अ 15 मिनट एक्सप्रेस सेशन जिसमें मैं आपको पूरे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन करवा दूंगी। ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए नहीं है, ये मेमोरी के लिए है। और आपको पता है नीट में स्पेशली जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्योर मेमोरी वाले जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पे। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूं और इन टर्म्स पे डायरेक्ट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और स्टडी ऑफ जीन्स क्या है, तो आंसर होगा जेनेटिक्स। ऑप्शन में हो सकता है ए, बी, सी, डी। अगर ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, दैट इज रेफर्स टू एज हेरिडिटी। ऑब्वियसली रिजेंबलेंस कंप्लीट नहीं होती है, आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं। दोस डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं वेरिएशन। एंड द मैकेनिज्म, द साइंस, द ट्रांसमिशन, पैसेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कहलाता है इनहेरिटेंस। एक जो जीन होती है उसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। जैसे जीन आई जो ब्लड ग्रुप की होती है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं जिसको मल्टीपल अलीलिज्म भी कहा जाता है, IA, IB, IO। तो ये 3 ऑल्टरनेट फॉर्म्स या 2 ऑल्टरनेट फॉर्म, जैसे कैपिटल T स्मॉल t फॉर हाइट को कहते हैं एलील्स, इसका फुल फॉर्म होता है एलिलोमॉर्फ। जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल टॉलनेस में जिस कैरेक्टर को एग्जिबिट कर दिया जाता है, अगर हाइट है, टॉल है, कैपिटल T, उसको कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है, जो जीन छुप जाती है, which is suppressed, is referred to as a recessive gene. That means if a person is tall, हो सकता है उसके पास dwarfism की जीन हो, कैपिटल T स्मॉल t। अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर दोनों जीन्स एक जैसी है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y, इसे कहा जाता है होमोजाइगस। अगर दोनों जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के पेयर्स, दे हैव डिसिमिलर अलील्स, कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल y, से कहा जाता है हेटेरोजाइगस। जो दिखाई देता है, इफ यू लुक एट मी, आई एम टॉल, जो विजिबल कैरेक्टर होता है, कर्ली हेयर, व्हाटएवर इज द विजिबल फिजिकल एक्सप्रेशन जो दिखाई दे, दैट इज रेफर्ड टू एज द phenotype। और जो असली में जीन्स होती है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इज रेफर्ड टू एज द जीनोटाइप। तो इन डेफिनेशंस के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आ सकता है। 7 ट्रेट्स होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको डोमिनेंट रिसेसिव पता होना चाहिए। पाइथन से टाइप के 7 ट्रेट्स है, वहां पे 2n = 14 होता है, n = 7 होता है। 7 ट्रेट्स में 2 फ्लावर के हैं, 2 पॉड के हैं, 2 सीड के हैं और सिर्फ 1 स्टेम का है। स्टेम में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स ऐसे लिखे, जो टॉल है डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर में पर्पल इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन जो एक्सिस पे होता है, दैट इज रेफर्ड टू एज एक्सियल, ये डोमिनेंट है। टर्मिनल जो एंड पे होता है, इट इज रिसेसिव। पॉड शेप इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ है, इज डोमिनेंट, एंड कंस्ट्रिक्टेड होता है रिसेसिव। पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। Seed shape round is dominant and wrinkled is recessive, and seed color yellow is dominant and green is recessive. स्पेशल ध्यान दीजिए, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला, दिस इज अ चैप्टर, दिस इज अ क्लास, 15 मिनट एक्सप्रेस सीरीज। कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मेमोरी है, और बायो में वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे आते हैं। कॉज ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा हमें 8000 से लेकर 1000 BC तक पता था। द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए 1856 से 1863 तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स चले, दैट पर्सन वाज ग्रेगोर मेंडल। इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोले, जो मैं आपको अगली स्लाइड में करवाने वाली हूं। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज पे काम किया। ये 3 या 4 बार एमसीक्यू में आ चुका है, कल भी मैंने आपको कराया था। रेशोज याद कर लीजिए, आगे चल के कुछ टफ रेशोज सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं करवाने वाली हूं। मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जीनोटाइप की रेशो होती है 1:2:1। अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं, वहां फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों 1:2:1 होगा, वो भी मैं करवाने वाली हूं। डाइहाइब्रिड की फिनोटाइपिक रेशो है 9:3:3:1 और डाइहाइब्रिड की जीनोटाइपिक रेशो है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। चलिए आगे बढ़ते। गाइस, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में यहां से मदद होने वाली है। एंड प्लीज स्टे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, बिकॉज कुछ होमो सेपियंस के मैं ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूं, एज इट इज याद कर लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में नंबर आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक टिप आ गई, यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत हाई है, सो पे अटेंशन।
नंबर ऑफ गैमीट्स का पता हम कैसे लगाएंगे? अगर हमें दिया है कि यार इसमें बताओ, जैसे ये है ए बी बी सी सी डी डी, अब बताओ इसमें कितने गैमीट्स होंगे? तो इसका फॉर्मूला है 2n, where n is equal to the number of heterozygous gene pairs. हेट्रोजाइगस कौन है इसमें? एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये है, क्योंकि ये होमो है, ये होमो है, तो ये नहीं है। सो हेट्रोजाइगस जीन पेयर 2 हुए, तो 2n is equal to 2 into 2, which is equal to 4. सो गैमीट्स आपके क्या बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी तो हमेशा कॉमन रहेगा, एक में स्मॉल डी, स्मॉल सी कैपिटल डी, कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए, क्योंकि ये भी आपका हेटेरोजाइगस है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो यू हैव टू रिमेंबर हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन है, इनकी आपको कोई थ्योरी नहीं करनी, कोई एग्जांपल याद नहीं करना। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस में यहां पर ये ऑप्शंस पूछ लेते हैं, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। राइट, डोमिनेंट एपिस्टासिस की ऑप्शन का रेशियो होता है 12:3:1, रिसेसिव एपिस्टासिस is 9:3:4। एपिस्टासिस क्या होता है कि एक जीन पेयर जो किसी और जगह है, वो दूसरा जीन पेयर जो किसी और जगह है, नॉट द सेम लोकस एट अ डिफरेंट लोकस, उसको सप्रेस कर रहा है। सो रिसेसिव एपिस्टासिस इज 9:3:4, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज 9:7, सप्लीमेंट्री जीन इज 9:3:4। डुप्लीकेट जीन्स होती है 15:1, पॉलीमरिक और एडिटिव जीन्स होती है 9:6:1। Collaborative genes is 9:3:1 and inhibitory genes is 13:3। आते हैं मेंडेलियन लॉस पे। चार चीजें हैं, चारों में से एक चीज 100% आपके एग्जाम में आएगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ये डिपेंड करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी आया है, क्योंकि कैपिटल टी एक तरफ जाएगा और स्मॉल टी दूसरी तरफ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है। दैट मींस अगर YYRR इसके साथ क्रॉस कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल Y जो है वो स्मॉल r के साथ भी जा सकता है। When more than one pair of characters are involved in a cross, the segregation of one pair of contrasting characters is independent. कैपिटल Y कैपिटल R के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कैपिटल Y कहीं भी और जा सकता है, इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में लिंकेज वीक है, और लिंकेज इसलिए वीक है क्योंकि इन जीन्स का डिस्टेंस ज्यादा है। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, एंड लिंकेज क्यों हो रहा है? बिकॉज डिस्टेंस इज मोर। आते हैं टेस्ट क्रॉस पे। टेस्ट क्रॉस कब होता है बच्चों? जब F1 हाइब्रिड जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करे। टेस्ट क्रॉस जब F1 हाइब्रिड एनी पेरेंट के साथ क्रॉस करे, दैट इज रेफर्ड टू एज बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम तब करते हैं जब हमें देखना होता है कि F1 प्योर ब्रीडिंग है या प्योर ब्रीडिंग नहीं है। टेस्ट क्रॉस की रेशियोज मोनोहाइब्रिड में होती है 1:1, टेस्ट क्रॉस की रेशियो डाइहाइब्रिड में होती है 1:1:1:1। आ जाइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1 कैपिटल R इज नॉट इक्वल टू 2 कैपिटल R। इट इज an inheritance in which the offspring shows characteristics intermediate, मतलब रेड और व्हाइट का क्रॉस करोगे तो पिंक दिखाई देगा। पेरेंट्स दो एक्सट्रीम होते हैं, एक रेड एक व्हाइट, और जो ऑफस्प्रिंग है वो पिंक हो गया। इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 होती हैं। मिराबिलिस जोनापा, स्नैपड्रैगन, एंथोरिनम मैजस में होता है। पहले भी बोला था दिस इज अ फैक्चुअल क्लास। फटाफट स्पीड में सारे फैक्ट्स आपको रटवा दूंगी। मेंडल ने पब्लिश किया था अपना काम 1865 में, एक बुक थी जिसका नाम था नेशनल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। वॉल्टर सूटन एंड थियोडर बुवरी ने बताया कि जिन चीजों की बात मेंडल करता था, मेंडल ने जिसको फैक्टर्स बोला, जोहानसन ने जिसको जीन्स बोला, दोस थिंग्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जब आगे जाते हैं, क्रोमोसोम मूव करते हैं, इंफॉर्मेशन को भी लेके जाते हैं। देयरफॉर सूटन एंड बुवरी ने दे दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हेंकिंग ने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, डिटेल में बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनमें सिंगल जीन अफेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। व्हेन अ सिंगल जीन इज अफेक्टेड इट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। आता है हीमोफीलिया व्हिच इज ब्रीडर्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। डिसऑर्डर्स को भी मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूं। बिफोर आई मूव टू डिसऑर्डर्स, मैं आपको बताना चाहती हूं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होती है, टोटल एक बार क्रॉस हुआ है उनमें से कितने रिकॉम्बिनेंट बने हैं, वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि कितने रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बने हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। कितने आपके टोटल बने और कितने उसमें से रिकॉम्बिनेंट बने। सो रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 विल गिव यू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस एक मैप यूनिट है जिसको सेंटीमॉर्गन में गिना जाता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज 1 मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1%। दैट मींस 1% चांस है क्रॉसिंग ओवर होने का। अगर दो जीन्स के बीच में गैप 50 सेंटीमॉर्गन है, दैट मींस 50% चांस है क्रॉसिंग ओवर होने का। तो जितना जीन्स दूर होंगी उतना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, उतनी क्रॉसिंग ओवर करने की एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस। लेट अस नाउ कम टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे मैं आपको सारे चैप्टर्स के लिए करवा दूंगी, एंड में ह्यूमन एवोल्यूशन करवा रही हूं, उसके बाद डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मॉलिक्यूलर बेसिस में करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड, अनदर 10 मिनट्स वी विल फिनिश ऑफ द एंटायर यूनिट। चलिए, सो आते हैं सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया पे। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी के पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन नहीं होती है, जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे होती है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल एलेनिन जो है उसका ब्रेकअप नहीं हो पाता। क्योंकि हम फिनाइल एलेनिन का ब्रेकअप नहीं करते, टायरोसिन और मेलानिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसकी जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। क्लोरीन का चैनल प्रोटीन से मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में इंफेक्शन और बहुत म्यूकस जमने की वजह से देयर इज कंजेशन, आल्सो देयर इज इनफर्टिलिटी एंड पुअर फैट डाइजेशन। इट्स अ डेंजरस डिजीज जिसका क्योर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हंटिंगटन्स डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, दैट मींस जिसके पास भी हंटिंगटन्स डिजीज की जीन है उसको कभी ना कभी ये डिजीज जरूर होगी। इसमें हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स बनते हैं और वो मिसफोल्ड होकर ब्रेन में क्लम्प्स बना लेते हैं और ब्रेन रिलेटेड बीमारी हो जाती है। ये लाइफ में लेट स्टेज पे, मिडिल एज में शुरू होती है, बट जिसको भी होती है नियरली सबकी डेथ कॉज करवा देती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिजीज है और वो भी रिसेसिव, दैट मींस फीमेल्स होंगी कैरियर, मेल होंगे सफरर। जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से रेड और ग्रीन वेवलेंथ में दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डिजीज है हीमोफीलिया ए। हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने के लिए 13 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी में होता है हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी में होता है हीमोफीलिया बी। और इन फैक्टर्स की वजह से जो ब्लड है उसकी अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती रहती है क्योंकि ये फैक्टर्स नहीं है। It is also referred to as royal disease because it was very common in the British royal family. आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो एक जीन पे नहीं होते बल्कि बड़े बड़े पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स के गायब हो जाने की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्स और वाई पे पैदा होगा एक नॉर्मल मेल, अगर एक और एक्स आ जाए, क्योंकि एग के दोनों एग सेपरेट नहीं हुए जिसको नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, तो डिसऑर्डर हो जाता है क्लाइनी-फेल्टर सिंड्रोम XXY। 1 in every 500 to 1000 बर्थ को ये होता है। नॉर्मल XY में नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होगी क्योंकि 2 एक्स हैं तो टेस्टिस जो है वो वेल डेवलप नहीं होगा। देयर इज गोइंग टू बी रूडिमेंट्री टेस्टिस एंड प्रोस्टेट। हैंड्स लार्ज होंगे, फीट लार्ज होंगे और ऑब्वियसली 2x होने की वजह से इस मेल में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो सकते हैं। मेल में मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप होना कहलाता है गायनेकोमास्टिया। आते हैं अगले डिसऑर्डर पे जिसको कहते हैं XO, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। अब बेटा जी अगर 2x होते तो नॉर्मल फीमेल होती है, XO और टर्नर सिंड्रोम है तो 1 in every 2000 फीमेल्स में ये डिसऑर्डर होता है। यंग विमेन जिनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है उनमें ये होता है। 2x से बिल्कुल नॉर्मल फीमेल होती है क्योंकि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए सेक्सुअली वो अंडर डेवलप्ड होती है, ओवरी डेवलप नहीं होती है, जिनकी वजह से वो इनफर्टाइल भी होती है। कई बार हार्मोनल रिप्लेसमेंट करने से, ड्रग्स देने से सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डाउन सिंड्रोम जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। दैट मींस 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 बन गए।
1 in every 700 बर्ड्स में ये होता है। हेड राउंड होता है, टंग प्रोट्रूडिंग होती है, सिंगल पाम क्रीज होती है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, हार्ट के अंदर there are cardiac congenital problems which happen. These people physically, mentally, they are not as developed as a normal human being. Right everybody? Very important part जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, that is sex determination. Guarantee इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। 2 स्लाइड्स बनाकर लेकर आई हूं मैं सेक्स डिटरमिनेशन पे। सबसे पहली पार्ट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज XX-XO मैकेनिज्म। XX-XO में मेल हेटेरोगैमेटिक होता है, दैट मींस मेल 2 तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो एक मेल प्रोड्यूस करेगा X और दूसरा प्रोड्यूस करेगा O, दैट इज 0। देखिए मेल हेटेरोगैमेटिक है, एक ने बनाया X और दूसरे ने बनाया 0। फीमेल होमोगैमेटिक है, दैट मींस एक जैसे गैमेट बनाएगी X और X, राइट। तो जो भी हेटेरोगैमेटिक होता है, जो भी 2 तरह के गैमेट बनाएगा, उसी के पास पावर होती है टू, यस यू गॉट मी राइट, उसी के पास पावर होती है टू डू सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहां पे पावर टू डू सेक्स डिटरमिनेशन इज हेटेरोगैमेटिक के पास। मेनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर्स डू XX-XO मैकेनिज्म। अब आते हैं ZZ-ZW मैकेनिज्म में। यहां पे मेल होमोगैमेटिक है। ह्यूमन बीइंग्स में देखो मेल क्या होता है XY, दैट मींस पावर ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज इन द हैंड्स ऑफ मेल्स। बट मुर्गियों के अंदर ZZ-ZW में ZZ है मेल और ZW है फीमेल। तो भाई फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। बर्ड्स जिनको हम XX-XO कहते हैं और फीमेल ह्यूमन बीइंग जिनको हम XX-XY कहते हैं, इनमें मेल हेटेरोगैमेटिक होता है। तो XX-XO बर्ड्स ये मेल है, XX-XY ह्यूमन बीइंग ये मेल है, पर ZZ क्या है मेल और ZW क्या है फीमेल। सो यहां पे फीमेल जो है वो डिटरमाइन करेगी कि मेल बनेगा या फीमेल। सो XX-XO में क्या है, XO हुआ मेल, XX-XY में क्या है, XY हुआ मेल, पर ZZ-ZW में क्या है, ZW हुई फीमेल। सो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। आइए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे अगला चैप्टर है एवोल्यूशन, करके ही जाना है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सबसे पहले आएंगे ये न्यूक्लियोटाइड के नंबर, बेस पेयर्स के नंबर, लेंथ ऑफ डीएनए 3.4, 0.34, 2 मीटर्स, कितने नैनोमीटर, सब कुछ करवा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 174 पे होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन। लैम्डा के पास होते हैं 48502 बेस पेयर, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। इशरिशिया कोलाई के पास होते हैं 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. Haploid content of human being is 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs. 5 प्राइम एंड पे हमेशा फॉस्फेट लगा होता है, 3 प्राइम एंड पे हमेशा हाइड्रोक्सिल लगा होता है। शुगर फॉस्फेट के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक्ड होते हैं, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जिसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आरएनए के पास सेकेंड पोजीशन पे OH होता है, सिर्फ डीऑक्सीराइबोज के पास नहीं होता, इसलिए नाम डीऑक्सी हो गया। सेकंड का O चला जाता है, इसलिए नाम पड़ गया डीऑक्सी। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले बोला कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है और उसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मिशर। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया, किसके ऊपर बेस था, 2 साइंटिस्ट के काम के ऊपर बेस था, वॉल्किंस, राइट, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन दी, जिसकी वजह से सबसे पहले पता चला दैट इट इज अ स्पाइरल। एरविन चारगाफ एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने चारगाफ रूल दिया दैट द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन इक्वल टू 1। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द बेस पेयर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3। द पिच ऑफ द हेलिक्स होता है 3.4 नैनोमीटर, इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। इसमें आते हैं टोटल 10 बेस पेयर्स, तो 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर पर टर्न ऑफ हेलिक्स। जैसे मैंने अभी बोला आपके पास होंगे 10 बेस पेयर्स, so distance between a base pair is equal to 0.34 नैनोमीटर। फ्रांसिस क्रिक अकेला विदाउट वॉटसन ने दिया सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pairs, क्योंकि टोटल 10 is equal to 0.34 into 10 raised to power -9 base pairs। लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है बच्चों,
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर फॉर्मूला याद करिए अगर एग्जाम में आ गया, इनटू डिस्टेंस, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैप्लॉइड था 3.3, डिप्लॉइड कंटेंट है 6.6 into 10⁻⁹ और डिस्टेंस कितना है 0.34 into 10⁻⁹, तो टोटल आपका लेंथ ऑफ डीएनए हो गया 2.2 मीटर। इसीलिए डीएनए को पैकेजिंग करना पड़ेगा हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, क्योंकि 2.2 मीटर का तो न्यूक्लियस और सेल नहीं है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल शुरू हुई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ढूंढ निकाला 1928 में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है बताया एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने 1933 से 44 के बीच में। कल आप बताइए वो डीएनए, प्रोटीएज, आरएनएज वाला एक्सपेरिमेंट कराया था। अनइक्विवोकल प्रूफ जब सल्फर और फास्फोरस को रेडियोएक्टिव किया, बैक्टीरियोफेज को यूज किया, दैट वाज हर्शी एंड चेज। उन्होंने प्रूव कर दिया दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, अनइक्विवोकल। साल था 1952, भूलिएगा मत। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बताया वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। 1962 में इनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। मेसेल्सन एंड स्टाल में बताया ई कोलाई एवरी 20 मिनट्स डिवाइड करता है, और इन्होंने बोला कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। टेलर और उनके कलीग्स ने रेप्लिकेशन के ऊपर काम किया 1958 में, पर इन्होंने काम किया विशिया फैबा के ऊपर। इन्होंने डीएनए क्रोमोसोम से सिंथेसाइज कर निकाला। ई कोलाई के पास 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर होता है, 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है। 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर लगाती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज 1 करती है आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 करती है एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 करती है टीआरएनए। इजी वे टू रिमेंबर बताती हूं, आरएमटी राजस्थान मशीन टूल्स। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। very very important, extremely important from MCQ point of view. So tRNA is RNA polymerase 3, mRNA is RNA polymerase 2 and rRNA is RNA polymerase 1. very important. अगर आपने एक नया आरएनए बनाया है, उसमें से इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर लिया है, एक्सॉन्स को ज्वाइन कर लिया, आपका एक फ्रेश आरएनए बना है। अब बॉडी को कैसे पता चलेगा ये फ्रेश आरएनए? आप उसकी कैपिंग और टेलिंग करोगे। कैपिंग किससे करते हो? 7 मिथाइल गुआनोसिन से। आरएनए की हमेशा पोलैरिटी होती है, आरएनए हमेशा 5 से 3 तक जाता है, न्यू आरएनए इज ऑलवेज 5 to 3। कैपिंग करते हैं आप 7 मिथाइल गुआनोसिन की, टेल पे लगाते हो आप 200 से 300 रेजिड्यू ऑफ एडिनाइलेट। बॉडी को पता चल जाता है कि ये नया आरएनए बनकर तैयार है। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज गैमो, जिन्होंने बताया कि ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड होता है, क्योंकि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ट्रिपलेट नेचर होता है। आपके पास थे 4 बेस पेयर, तो 4 into 4 into 4 is equal to 64 जेनेटिक कोड्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें से एक होता है AUG स्टार्ट कोडॉन और 3 होते हैं UAA, UAG, UGA, एबल ओपन ओशन नॉनसेंस स्टॉप कोडॉन्स। हरगोबिंद खुराना जो इंडियन ओरिजिन के थे, बाद में यूएस सिटीजनशिप ले ली, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि कैसे यू से फिनाइल एलानिन बनता है। तो इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके बताया, और होमोपॉलीमर था क्योंकि इन्होंने यू यूज किया। मार्शल निरनबर्ग साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस किया। ये दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। लैकोपेरॉन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेकब एंड मोनोड, दे वर फ्रेंच बायोकेमिस्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में। अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन जीनोम में 3 into 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी एक बेस पेयर के लिए $3, तो टोटल कॉस्ट थी $9 billion, वेरी एक्सपेंसिव। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स, जिनको हमें पूरे के पूरे डिसाइफर करना था कि हर एक जीन का क्या काम होता है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम इज 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चन। 13 साल का प्रोजेक्ट था, 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। यूएस, यूके, जापान, जर्मनी एंड चाइना ने काम किया। अगर आज की डेट में होता तो इंडिया सबसे आगे होता, पीछे नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, स्पेसिफिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर होते हैं। सबसे बड़ी जीन होती है डिस्ट्रोफिन की, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज करती है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। 99.9% कंटेंट ह्यूमन बीइंग्स का बिल्कुल सिमिलर होता है, लेस देन 2% जीनोम प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। 50% ऑफ जो जीन्स है उनका फंक्शन आज तक हमें पता नहीं है। सबसे बड़ी जीन होती है क्रोमोसोम 1 में,
2968 सबसे छोटा होता है वाई क्रोमोसोम, फिर भी इतना घमंड, 231 जीन्स ओनली। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब आप पूरे का पूरा डीएनए ले रहे हो 99.9% सेम है, पर सिर्फ 0.1% जो चेंज है वो सिर्फ एक एक बेस पेयर पे हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स जेफरीज। लालजी सिंह टंडन वाज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंट हाथ वाला नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंट सब लोगों का डिसिमिलर होता है, अलग अलग होता है, यूनिक होता है, इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल नंबर, टैंडम, रिपीट। चलिए आ जाते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन पे भी कुछ बहुत अमेजिंग फैक्चुअल क्लास है, याद रखिए, बहुत फैक्चुअल क्लास है, और ऐसे फैक्ट्स है जो आपकी क्लास में टक 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 आपको एग्जाम तक पहुंचा देंगे। सो यूनिवर्स होता है बेटा आपका 220 बिलियन ईयर्स ओल्ड, याद रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे 4.5 बिलियन ईयर अगो। लाइफ सबसे पहले आई थी 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, 4 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। तो मिल्की वे 4.5, लाइफ आई 4 बिलियन ईयर्स अगो। लुई पास्चर सबसे पहले साइंटिस्ट है जिसने कहा कि ए बायोजेनेसिस नहीं होता, लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, ना कि ए बायोजेनेसिस होगा। रशिया के ओपेरन एंड हैल्डेन फाइनली, जेबीएस हैल्डेन जो इंडिया में सेटल हो गए थे, उड़ीसा में रहते थे, उन्होंने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया कि कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कैसे फाइनली लाइफ बनी, राइट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, आरएनए बन गया, डीएनए बन गया। यस, यूरे एंड मिलर ने सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को बनाया सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट में 1953 में। इन्होंने ओपेरन एंड हैल्डेन के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके बताया। First non-cellular form on Earth came around 3 billion years ago, और 2000 million years ago first cellular form of life जो है वो अर्थ पर आई। बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन, कैसे कैसे एवोल्यूशन की थियोरीज लोगों ने दी और कैसे कैसे फिर वो आई। सबसे पहली थियोरी है कॉस्मोजोइक थियोरी कि भैया बाहर की दुनिया से लाइफ आ गई। लोग कहते हैं सही है, पर जब अब हम बाहर जाते हैं हम तो जिंदा नहीं रह सकते, तो लाइफ कैसे जिंदा रही। लाइफ लोग कहते हैं स्पोर्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो गए डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पर हमें पता है ये सही नहीं है, बिकॉज बाहर विदाउट एटमॉस्फेयर हम जिंदा नहीं रह सकते। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है सड़े गले मीट मटन मिट्टी से, भूसे से लाइफ आ गई। लुई पास्चर ने इसको सबसे पहले डिसअप्रूव किया और बोला ऐसा नहीं होता है। लुई पास्चर का साथ दिया फ्रांसिस्को रेड्डी एंड स्पैलेंजानी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे सेड लाइफ जो है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ सकती है, बायोजेनेसिस होगा। एक और फादर आए, फादर सूरज, ही सेड एवरीथिंग लिविंग नॉन लिविंग भगवान ने बनाया है, सारे रिलीजन से कहते हैं, बट असली में ऐसा नहीं है। नाउ वी नो दैट देयर इज केमिकल एवोल्यूशन, जो सबसे पहले ओपेरन और हैल्डेन ने बोला कि लाइफ जो आई वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर्स था, शुगर था, बन गया प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आपको 3-4 थ्योरीज करवाना चाहती हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और थ्योरी थी सबसे इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि भैया जो इस लाइफ में हमने एक्वायर किया वो हम आगे दे देंगे। मतलब अगर मुझे बहुत अच्छी बायो पढ़ानी आती है तो मेरे बच्चों को तो बायो उनका जन्म से अधिकार है, उनको आएगी, पर ऐसा नहीं होता। इन्होंने यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी बोला कि जिराफ ने अपना नेक यूज किया तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, स्नेक ने अपने लिम्स को यूज नहीं किया तो उनके लिम्स गायब हो गए, पर स्नेक के पास इसका वेस्टिजियल पार्ट रहता है। दैट मींस यूज और डिसयूज ट्रू नहीं है, क्योंकि आगे तो वही चीज जाएगी जो जीन्स में है। सो इन्होंने यूज और डिसयूज की बात की, बट दिस इज नॉट राइट। इस थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया, बिकॉज आगे आप जो आपने एक्वायर किया है वो आगे नहीं भेज सकते, आगे आप वही भेज सकते हो जो आपकी जीन्स में है। चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने बात तो बहुत अच्छी की, दैट ऑलवेज देयर इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन की वजह से सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है और दो ऑर्गेनिजम्स आपस में लड़ाई करते हैं। नेचर चूज करता है, विच इज रेफर टू एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसको चूज करेगा जिसके पास सबसे अच्छी वेरिएशंस है, उस इंडिविजुअल के पास जो कॉम्पीट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की सारी स्पीशीज ओवर प्रोड्यूस करेंगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी, नेचर उसी को चूज करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी वेरिएशंस है, बट नेचर उसको पास कैसे करेगा, इसका आंसर चार्ल्स डार्विन के पास नहीं था। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, और ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि म्यूटेशन होती है। उन्होंने ये भी बोला कि म्यूटेशन हमेशा सडनली एक सिंगल स्टेप में बहुत बड़ी म्यूटेशन हो जाएगी, जिसको सैल्टेशन कहेंगे, पर असली में ऐसा नहीं है। म्यूटेशन हमेशा पीछे ले जाती है, रिग्रेसिव होती है, म्यूटेशन कभी
फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं होती, म्यूटेशन सडन होती है और म्यूटेशन यूजुअली लीथल होती है, डेंजरस होती है। इसीलिए इस थ्योरी को भी नामंजूर कर दिया गया, नोबडी लिसन टू हिज थ्योरी। ऑब्वियसली कई बार सडनली म्यूटेशन होती है, जैसे एंकन शीप एक शॉर्ट लेग शीप है जो नॉर्मल शीप के लिए सडनली आ गई एक शॉर्ट लेग वैरायटी। समटाइम्स इट कैन हैपन बट अ सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन कॉल्ड साइटेशन यूजुअली डज नॉट हैपन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली ईयर्स जो एग्जाम में कम से कम 10-10 बार आए हुए हैं। आई वांट टू डू द एवोल्यूशन ईयर्स विद यू। 1850s में बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाइट मॉथ्स थी, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, ट्रीज जो थे वो पॉल्यूशन ना होने की वजह से लाइकन से कवर थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया 1920s के बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सूट डिपॉजिट हो गया ट्रीज में, लाइकन की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो डार्क विंग्ड मॉथ्स जो है वो बढ़ गई। First cellular form of life appeared around 2000 million years ago. Very important. Invertebrates came around 500 million years ago. Jawless fishes are around 350 million years ago. Seaweed and few plants came around 320 million years ago. And fish with snout, जो land, it was like a partial amphibian, land और water के बीच में रहती थी. It is around 350 million years ago. Seal cat सबसे पहले माना गया था एक्सटिंक्ट है, पर 1938 में साउथ अफ्रीका में देखा गया। इक्थियोसॉरस, फिश लाइक रेप्टाइल्स, लैंड रेप्टाइल्स, डायनासोर्स पाए गए 200 मिलियन ईयर्स अगो। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो है वो सडनली डिसअपीयर हो गए बिकॉज ऑफ मीटोराइट अटैक। सबसे बड़ा डायनासोर का नाम था टाइनोसोरस रेक्स। इट वाज द बिगेस्ट डायनासोर एवर विद 20 फीट इन हाइट एंड डैगर, खंजर की तरह दांत थे। ओह माय गॉड, मस्ट हैव बीन सो डेंजरस। Hardy-Weinberg principle, very important principle, Hardy-Weinberg principle। ये कहता है p square plus 2pq plus q square is equal to 1। जहां पे डोमिनेंट जीन्स है आपका p square, रिसेसिव जीन्स है आपका q square और जो हेटेरोजाइगस है वो है आपका 2pq। ये कहता है कि जब डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन और बीच की जीन सब इक्विलिब्रियम बनाए बैठी हैं तो कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा, वैल्यू 1 होगी। अगर तो डोमिनेंट जीन बढ़ गई, अगर तो रिसेसिव जीन बढ़ गई, या अगर बीच का जो हाइब्रिड है वो बढ़ गया, तो कहीं पे तो डेविएशन हो रहा है। या तो लोग डोमिनेंट जीन की तरफ जा रहे हैं, या लोग रिसेसिव जीन की तरफ जा रहे हैं, या लोग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं और चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन हो रहा है। तो जब तक ये वैल्यू 1 है दैट मीन स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है। अगर ऐसा होता है कि फ्रीली इंटरब्रीड करना बंद हो जाता है, सिर्फ डोमिनेंट लोग एक दूसरे के साथ ब्रीड करना शुरू करते हैं, तो डोमिनेंट जीन्स बढ़ जाएंगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी एक चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, या p की या q की या 2pq की, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एवोल्यूशन हो जाएगा। जब तक ये वैल्यू 1 है तब तक एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। लास्ट में मैं लेकर आई ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, और गारंटी के साथ कहती हूं इसमें से एक क्वेश्चन +4 आपकी जेब में लिख लो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, एप लाइक जो आदमी थे उनका नाम था ड्रायोपेथिकस, मोर एप लाइक 15 मिलियन ईयर्स अगो। रामापेथिकस वाज मैन लाइक। Few fossils of man-like both were discovered in Ethiopia, Tanzania. Man-like primates, इसकी हाइट सिर्फ 4 फीट की थी। ऑस्ट्रेलोपेथिकस ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया गया था, एमसीक्यू में आता है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाया गया था। इनके पास स्टोन वेपन्स थे, फ्रूट्स खाते थे। जो ह्यूमन लाइक बीइंग था उसको होमिनिड कहते हैं। होमो हैबिलिस, ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 क्यूबिक कैपेसिटी, मीट नहीं खाता था। जो स्ट्रेट खड़ा होने लग गया 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया। ब्रेन कैपेसिटी 900 क्यूबिक कैपेसिटी थी, 8 मीट करता था। नियांडरथल मैन वेरी इंपॉर्टेंट, 4000 to 1 लाख ईयर्स, 40,000 to 1 लाख ईयर्स पहले रहता था। ब्रेन जो था 1400 क्यूबिक कैपेसिटी का था। ब्रेन पे एमसीक्यू आते हैं। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहता था। हाइड से, स्किन ऑफ एनिमल्स से अपनी बॉडी को कवर करता था और सोशल रिचुअल्स शुरू कर दिए थे, बरिंग ऑफ द डेड। आएंगे फाइनली होमोसेपियंस 10,000 years to 75,000 years ago। केव आर्ट करने वाले प्री हिस्टोरिक ह्यूमन से एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड अराउंड 10,000 years ago। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक जितनी थ्योरी रट्टा मारनी है मैं आपको सारे चैप्टर्स की करवा दूंगी। कल मैं आपको करवाऊंगी रिप्रोडक्शन की। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल गाइस, आई रिक्वेस्ट यू अच्छे से पढ़िए। I am with you always, just keep working hard. My prayers, my blessings are always with you. अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है बच्चों जो सिर्फ 5,000 का है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ले लो, बिकॉज वानी मैम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती।
YT बायोटॉनिक कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। और 25 टेस्ट का क्रैश कोर्स इज अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज